नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल के करीब 4 साल पूरे होने को हैं, यानी कि अब अगले साल उत्तराखंड विधानसभा की 6ठी विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल है। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी कार्यक्रम है एक प्रकार से चुनावी बिगुल बच चुका है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कहाँ है? कांग्रेस का चुनाव को लेकर किस तरह की प्रिपरेशन है, कैसी तैयारी है? ख़ास तौर पर हम आदर्श जिले चंपावत के संदर्भ में बात करेंगे। चंपावत जिले की विधानसभा में 2 सीटें हैं, लोहाघाट और चंपावत। चंपावत जिला यूँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि आदर्श जिला तो है ही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र वाला जिला भी है। चंपावत जिले में जो विधानसभा का जो 2022 का नतीजा था, एक सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लोहाघाट की सीट कांग्रेस के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने भाजपा के 10 साल के राज को हराकर, यानी कि 2012 और 2017 में भारतीय जनता पार्टी वहां काबिज थी, लेकिन उस वर्चस्व को तोड़ते हुए उन्होंने वो लोहाघाट की सीट कांग्रेस को दिलाई। आज हम लोहाघाट सीट पर कांग्रेस की क्या स्थिति है, 4 साल की उपलब्धियां क्या रही, क्या चुनौतियां अभी बाकी है जिसका समाधान किया जाना है, सीधे लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी से बात करते हैं। अधिकारी साहब, आपको बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे से बात करने के लिए। आपको विधायक के रूप में करीब 4 साल पूरे होने को हैं, तो इन 4 सालों में आपने मतलब किस तरह के अचीवमेंट्स रहे, क्या सफलताएं रही, और जो लोगों से वादे किए गए थे 2022 के चुनाव से पहले, उसको पूरा करने में कितना सफल रहे? धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा 4 साल का कार्यकाल रहा, सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता थी, जो लोहाघाट नगर में दंगाइयों की भीड़ और आम जनता की परेशानी, उसको देखते हुए हमने वायदा किया था कि भाई कम से कम किसी भी प्रकार का जो ये है कि आपसी रागद्वेष या भाईचारा का जो जो भाईचारा में कमी है, उस भाईचारा की कमी को देखते हुए हमने ये तय किया था कि भाई हम किसी भी प्रकार का किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को अन्याय नहीं होने देंगे। उसमें परमात्मा की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से हमें 4 साल में यह सुनने को कहीं नहीं मिला कि भाई कहीं पर गुंडागर्दी इस लोहाघाट नगर में हुई या हमारे क्षेत्र में हुई। जहाँ पर भी जो लोग पहले कहते थे कि भाई कहीं कहीं कुछ लोगों की यहाँ दादागिरियाँ चलती हैं और लोग परेशान रहते, तो उससे निजात दिलाने के लिए पहले मेरी जो प्राथमिकता थी, उसमें आप लोगों के सहयोग से, प्रभु की कृपा से, उसमें मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं सफल रहा, अपने आप को मानता हूँ। और उसके अलावा हमारे जैसे वायदे थे कि भाई लोहाघाट में हमारा लोहाघाट डिपो रोडवेज का जो हमारा उत्तराखंड परिवहन का था, यहाँ पर कहीं हमारा कहीं स्टेशन था ही नहीं, उनका कहीं पर बस स्टैंड की दिक्कत थी, बसों की दिक्कत थी। आज उसको लाने में हम कामयाब रहे और बसों की स्थितियाँ जो बसें बीच में आई, उसको लाने में हम जितनी भी हमारी सामर्थ्य थी, उनको लाने में हमने अपनी सामर्थ्य दिखाई। और उससे भी बड़ी बात यह है, लोहाघाट नगर में जो हमारा लोहाघाट नगर है, जो हमारा केंद्र है पूरी लोहाघाट विधानसभा का, जहाँ पर लोग रहना उचित नहीं समझते थे, उसकी मेन समस्या थी पानी। तो वहाँ पानी के लिए बसों से हमसे पूर्व में जो हमारे नेतागण रहे, उन लोगों का भी अपना प्रयास रहा होगा, उन लोगों ने भी मेहनत की होगी, परंतु ऊपर वाली की कृपा से आज आप लोगों के सहयोग से, देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मुझे यह कहने का सौभाग्य मिला कि मैं विपक्ष में रहते हुए भी मैं उस लोहाघाट के नगर को जो मैंने पाने के लिए वायदा किया था, उसमें मुझे आज लगता है कि प्रभु ने मेरी देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मुझे यह कहने का साहस दे दिया कि भाई हम अब, क्योंकि पानी जो पेयजल की समस्या थी, उसमें आज टेंडर भी हो गए हैं। शायद मुझे लगता है 5-7 दिन में वो टेंडर खुल भी जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 या 2 साल में
वो पानी, जिस पानी के लिए हम लोहाघाट नगर से प्लान करते थे, लोगों का प्लान होता था और लोग वहाँ जो रहते भी थे मजबूरन, तो तमाम पीलिया से ग्रसित हो जाते थे क्योंकि वहाँ का दूषित पानी था। उसको निजात दिलाने में यह मैं अपनी एक प्राथमिकता समझता हूँ। ये ठीक है कि जो सरयू लिफ्ट पेयजल योजना से लोहाघाट की प्यास बुझेगी, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस संदर्भ में है कि एक ज्वलंत मुद्दा वहाँ रहता था कि लोहाघाट के करीब 30,000 लोगों के लिए, लेकिन अभी भी जैसे कुछ कोर इशूज हैं हेल्थ को लेकर, जो स्वास्थ्य को लेकर लोहाघाट के अस्पताल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एजुकेशन को लेकर रीठा साहब में लोग डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं, साथ में जो देवी धुरा का राजकीय आदर्श महाविद्यालय तो है, लेकिन विषयों को बढ़ाया नहीं जा रहा है, बहुत सारे विषयों की मांग हो रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। और जो ITI थे, कई ITI बंद हैं, भिंगराड़ा से लेकर आपका दिगाली चौड़, रेगरू, बाराकोट, ये ITI या तो बंद हैं या वो दूसरी जगह चल रहे हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या पहल किया जा रहा है विपक्ष के विधायक होने के बावजूद? मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साहब आपको कि आपने यह ज्वलंत मुद्दा जो था ये भी उठाया। इसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक पड़ोस के नाते जो भी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उसके नाते उन्होंने पड़ोस में जो विपक्ष का विधायक होने के बावजूद जो फर्ज होना था वो निभाया, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ उनके मंत्रिमंडल से मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ डॉक्टर धन सिंह रावत जी जैसे शिक्षा मंत्री हों, तो वहाँ पर ऐसी कल्पना करना ये तो कोसों दूर की बात है। क्योंकि एक बार मैंने विधानसभा में भी यह मामला उठाया था, तो तब उन्होंने कहा था कि आप कुछ ही समय रुकिए। मैंने कहा था कि भाई हमारे जितने भी इंटर कॉलेज यहाँ पे हैं मेरी विधानसभा में, कहीं पर भी एक प्रधानाचार्य अगर आप बता देते तो मैं आपकी सब बात को स्वीकार कर लूँगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया था आप 6 महीने रुक लीजिए, ये 1.5 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कोई भी स्कूल आपका प्रधानाचार्य विहीन नहीं रहेगा, परंतु बड़ी दुर्भाग्य से कहना होगा आज भी जस की तस स्थिति वहाँ पर बनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब देखिए हम माननीय मंत्रियों के पास जा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। अब सरकार न होने के बावजूद हम कई बार उनके पास गए, उनसे अनुरोध किया। हम अनुरोध ही तो कर सकते हैं और विधानसभा में उठा ही सकते हैं। तो हमने कितनी बार कोशिश की, जब हमने देखा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सुनते तो हैं, पता नहीं किस समय उसको निकाल देते दिमाग से, वो ही जानते होंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पर भी शिक्षा के मामले में कहीं कोई उनकी सफलता रही होगी। जबकि हमारे माननीय रावत जी की सरकार में यहाँ के पूर्व विधायक श्रीमान फरत्याल जी जब हमारे विधायक हुआ करते थे, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी जब इनका आपस में मिलन होता था, तो मैं भी उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष था, तो कई बार इन्होंने स्कूलों के उच्चीकरण की बातें की और कहीं पर स्टाफ की कमी की बातें की। एक जब आप 4 स्कूलों के उच्चीकरण की बात करते थे माननीय पूर्व विधायक जी, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय 4 की जगह कहते 1 और लेके आना, 4 तो अभी कर ही रहा हूँ, 1 और लेके आना। यह उसी जो उस दिशा में उस समय जो कदम उठा, उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। वो भी अपनी तरफ से पूरा करना चाह रहे हैं, परंतु उनका जो मंत्रिमंडल का घेराव है वो मेरी समझ में नहीं आती है कि ये तो चलो हमारा तो लोहाघाट विधानसभा विपक्ष में है, जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ वो खुद सरकार में है, वहाँ पर के बेहाल है, तो अब हम लोहाघाट की क्या बात कर सकते हैं। लोहाघाट का एक और इशू जो नजूल लैंड का है, उसको फ्री होल्ड करने को लेकर, तो उस पर लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। मामला बेशक अदालत की प्रक्रिया में उलझा हुआ है, लेकिन सरकार के स्तर से विधायक के रूप में क्या आप इस दिशा में कदम उठा रहे हैं? नहीं, उसके लिए देखिए लोहाघाट नगर के 2 वायदे हमारे थे। हमने कहा आपको सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की बात हम अपने वायदे में रख रहे हैं, और नजूल भूमि भी हमने रखी थी। उसको जब हम शुरू में फर्स्ट में विधायक बन के प्रथम बार हम विधानसभा में गए, हमने 2 बार उस बात को रखा। मामला न्यायालय में होने की वजह से थोड़ा उसमें देरी होगी, और उसके बाद क्योंकि उससे भी ज्वलंत मुद्दा पहले पानी का था, पानी में सफलता मिल गई। अब हम इस ओर भी बढ़ रहे हैं कि ज़मीन की व्यवस्था कैसे सुधरी जाए, इस पर हम बात करना चाह रहे हैं। मैं न्यायालय पे भी इसमें पहुंच गया हूं, और कुछ ही 1-1.5 महीने में मैं सोच रहा हूं कि हम लोग जिन लोगों ने ये मामला अदालत में डाला है उनके पास भी जाएं, उनसे सहयोग की मांग करें, और सब लोग अगर इसमें सहयोग कर देंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि
पेयजल के सामने तो कुछ भी नहीं है। और मुझे आशा भी है कि हमारे लोहाघाट नगर के अच्छे लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, वो सब लोग मिलकर और हम लोग बैठेंगे और इसमें विचार विमर्श करने के बाद न्यायालय की शरण में जाएंगे, उसको वापस करते ही। और मुझे सरकार से पूर्ण विश्वास है कि जो ही हम न्यायालय से उस फाइल को वापस लेंगे तो इसमें भी हमें उपलब्धि मिलेगी। उत्तराखंड की छठी विधानसभा के चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय है, तो ऐसे में अब आपकी जो तैयारी है एक तो पार्टी के रूप में क्या रहेगी, और लोहाघाट सीट को लेकर किस तरह से बीजेपी अब हैट्रिक जमाने की लगातार तीसरी जीत के दावे कर रही है, उस दिशा में वो प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी खासतौर पर लोहाघाट विधानसभा सीट की? जी, लोहाघाट में ही नहीं पूरे प्रदेश में हम अच्छे बहुमत के संख्या बल के साथ अगली बार सरकार बनाएंगे। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि खाली हवाई बातें नहीं करें, इसलिए कह रहे हैं जो आपने देखा होगा वर्तमान में जो हमारी बिटिया अंकिता के साथ जो अन्याय हुआ उसके प्रकरण को आप जानते होंगे। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, वहाँ कहीं पर भी नहीं लगता कि सरकार उन ऐसे दिग्गजों को न्याय दिलाने, उस अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए उनके ऊपर कहीं पर कोई कार्रवाई करना चाह रही हो। या अभी आपने देखा होगा हमारा एक काशीपुर भाजपुर का हमारा कृषक किस भ्रष्ट आचरण के इस कुशासन के चक्करों में जिनने अपने प्राण गंवा दिए हों। इस प्रकार के जो तमाम ये व्यवस्थाएं इस समय में हो रही हैं, इससे सीधे लगता है कि जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है और आने वाला समय कांग्रेस का है। अब आप देखते होंगे, इससे पहले भी देखते होंगे, 1 साल पहले 1.5 साल पहले तो लोग जब जाते थे तो कांग्रेस की बात करने में लोग हंसते थे। आज लोग बीजेपी को देख के त्रस्त हैं और हम लोगों से खुद कहते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, संगठन को इकट्ठा करो, हम आपके साथ हैं। तो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस की लहर दिख रही है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगली बार कांग्रेस की सरकार आएगी। 2017 से बीजेपी सरकार में है, ये ठीक है, हो सकता है उसको अगले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़े, लेकिन विकल्प के रूप में जो कांग्रेस की स्थिति है संगठनात्मक रूप से कमज़ोर है, जनता से कनेक्ट करने की केवल लोहाघाट के संदर्भ में नहीं, ये प्रदेश के स्तर पर और ख़ासतौर पे कुमाऊं की जो 29 सीटें हैं उस संदर्भ में, तो लोगों से कैसे कनेक्ट होगी और संगठन में जो खेमेबाजी है, संगठन में जो भीतर जो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं उनको कैसे एकजुटता के साथ वो मुकाबला कर पाएगी? देखिए साहब, मैं तो हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हाईकमान के आभारी भी हैं। उन्होंने देखिए हमारे पास ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे सभी बड़े बड़े सम्रांत लोग हमारे पास थे, परंतु गणेश की पूजा नहीं हो पाती थी। अब इस बार गणेश की पूजा होने वाली है, इसलिए जब से हमारे श्रीमान गणेश गोदियाल जी प्रदेश की कमान संभाले हुए होंगे, आपने देखा होगा कि एक लहर पीछे से, आप गढ़वाल की ओर, जिस गढ़वाल में कांग्रेस को कमज़ोर समझते थे, आज लोग कह रहे भाई गढ़वाल में कांग्रेस टॉप पे आ गई है। और सब को एक सूत्र में लाने का जो प्रयास माननीय गोदियाल जी का है, मैं सोचता हूं कि और उससे भी ज़्यादा जो हाईकमान ने जो हमारी कमेटी में काम तमाम बांट दिए हैं, माननीय प्रतम सिंह जी हैं, डॉक्टर हक सिंह रावत जी हैं और सामान्य गोदियाल जी और हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा जुझार हमारे करण मेहरा जी हैं, पूरी टीम को उन्होंने ऐसे इकट्ठा कर रखा है कि आप देख रहे होंगे जिस कांग्रेस में वास्तव में पहले कहीं हम थोड़ा सा इधर उधर हमारे जो शीर्ष लोग थे भटकते थे, आज आप देखते होंगे कोई भी कार्यक्रम होता है सब अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पूरे एक संगठन के साथ दिखते हैं और ये नतीजा आपको 16 फरवरी को राजभवन घेराव में भी आपको मिलेगा। तो इससे प्रतीत होता है कि हमारे संगठन में एकता भी है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर भी है और सरकार भी कांग्रेस की आनी है। तो बीजेपी की जो धर्म आधारित राजनीति है जिसको लेकर कांग्रेस प्रहार भी करती रही, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उस राजनीति का कैसे जवाब देगी? देखिए साहब, जनता सब समझ चुकी है। इन्होंने कभी प्रभु राम के नाम से भ्रमित करने की कोशिश, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। अब आप इनको खुद ही देखिए, जिस सरकार के पास, जिस संगठन के पास अपनी माँ बेटी ही सुरक्षित न हो, वो धर्म की बात किस आधार पर कर सकते हैं? धर्म तो अपने परिवार से, अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से चलता है। जिसके परिवार में आपने देखिए जो भी इतने
चरित्र की बातें आती, जितनी हमारी बिटियाएं अपने प्राण त्याग चुकी हैं इनके कुकृत्यों से, तो उसमें आप अधिकतर जहाँ भी देखते होंगे पूरे बीजेपी के या तो बड़े नेता या छोटे नेता पूरे लिप्त पाए गए हैं। जिनके अपने घर में संस्कार ही नहीं हो तो वो धर्म की बात कहाँ से कर सकते हैं। अभी तक जो इनने भ्रमित जनता को किया था, अब जनता समझ चुकी है कि जिसके अपने घर में ही संस्कार नहीं है तो देश में या प्रदेश में संस्कार की बात कहाँ से कर सकती है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि इनके किसी भी बहकावे में हमें नहीं आना है, और उन्हें तय कर लिया कि इस बार बीजेपी को यहाँ प्रदेश से के साथ साथ अन्य प्रदेशों में जहाँ भी चुनाव होने वहाँ भी इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी अब सत्ता में नहीं लौट पाएगी। एक आखिरी सवाल, जो अगले चुनाव में कांग्रेस की ओर से आप प्रत्याशी होते हैं तो क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या क्या एजेंडा होगा, क्या आपकी रूपरेखा होगी? देखिए हमारे पास सब एजेंटे इनका देखिए, जैसे अभी आपने कहा स्कूलों की व्यवस्थाएं आज आपने देखी त्रस्त, कहीं पर हम एक भी ये कह दें कोई स्कूल किसी प्रधानाचार्य के अधीन कहीं पर है, कहीं पर है ही नहीं। और हमारे देखिए हमारे ज़िले की बात लगाएं आप, हमारे ज़िले में कितनी 4 तहसीलें हैं, 2 उप तहसील हैं, कहीं पर भी आपको 2 एसडीएम हैं। बताइए 2 एसडीएमओ को यहाँ टनकपुर से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदर्श ज़िले की बात भी करते हैं और यहाँ पर विकास की बात भी कर भी रहे हैं, परंतु अधिकारियों का इतना टोटा यहाँ पर है। अब ये भी इन्होंने सरकार जनता के द्वार वाला जो कार्यक्रम लगाया उससे जनता और त्राही में है। इसलिए है कि मात्र 2 तहसीलदार 2 एसडीएम को लेके 2 तहसीलदार को लेके हमारा ज़िला चल रहा है, और उसमें भी हमारे यहाँ समाज कल्याण अधिकारी 1 महीने से नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, जल संस्थान की बात करें जहाँ घर घर जल घर घर नल की बात ही करते हैं, यहाँ पर बड़े मज़े की बात है। यहाँ पर परसों मैं जल संस्थान के एक्शन से नाराज़ हुआ, उनसे मैंने कहा भाई आप अपनी एई को भेज देना लोहाघाट। पहले मैं पार्टी ब्लॉक में गया, पार्टी ब्लॉक में मेरी विधानसभा में 3 ब्लॉक पड़ते हैं। पार्टी ब्लॉक में कहीं पानी की दिक्कत थी, वहाँ मैंने कहा कि भाई आप एई को भेजिए, अपने एसडीओ को भेजिए या खुद आएँ आप। चलो अब उन्होंने तो कहा हमारा मुझे तो सरकार जनता के द्वार में जाना है, तो मैंने कहा आप अपने एई को भेज दिए। मज़े की बात वहाँ पर जो जेई पार्टी में जेई है वही जेई को लोहाघाट ब्लॉक में एई बना दिया, और जो जेई लोहाघाट ब्लॉक में है उसको पार्टी का एई बना दिया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या बताइए। इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है, जब ये सरकार अधिकारियों को ही नहीं ला पा रही है। ये कितने बड़े मुद्दे हमारे पास हैं, तो ये सरकार जनता सब जान चुकी है। और आज मैं आपको बता दूं, सरकार जनता के द्वार में भी तमाम इतनी घोषणाएं वहाँ पर हो जा रही हैं, इतनी बातें वहाँ पर हो जा रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ भगवान अगर इनको सद्बुद्धि दे, कम से कम ये इन कार्यक्रमों को कम करते हुए जितने भी अधिकारी हमारे बच्चे खुचे हैं उनको जिले के अपने कार्यालयों में अगर मौजूद रख देते, तो जो बेचारे भूले भटके कहीं अपने कार्यालय में जाके काम कराते तो उनके काम तो होते। आज वो काम भी नहीं हो रहे। तो यही हमारे पास मुद्दे हैं कि यही इन्हीं मुद्दों के पास हम जनता के पास जाएंगे। बहुत धन्यवाद खुशहाल सिंह अधिकारी साहब। कांग्रेस के विधायक जो लोहाघाट के हैं उनका ये कहना है कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, जनता के तमाम मुद्दे हैं जिनको संजीदगी से उठाया भी जा रहा है, लेकिन जो सरकारी स्तर पर जो व्यवस्था है, अधिकारियों की जो कमी है, उसकी वजह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की जो गंभीरता है, जो जन सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। 2022 में 2 वादे किए गए थे, पेयजल व्यवस्था लोहाघाट नगर क्षेत्र में सुचारू करना, उसके लिए सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की घोषणा होने के साथ साथ उस दिशा में काम चल रहा है। साथ में जो दूसरी घोषणा थी नुजूल भूमि को फ्री होल्ड करना, उस दिशा में चूँकि मामला अदालत में है इसलिए अभी लंबित है, लेकिन उसका भी निस्तारण किया जाएगा। तमाम ऐसे मसलों को पार्टी की ओर से समाधान करने की कोशिश होगी। जो संगठनात्मक रूप से कमी है, ऐसा वो मानते नहीं कि संगठनात्मक रूप से कमी है, जरूर इस पार्टी को सशक्त करना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का मुकाबला पार्टी कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।